मैं सीए नेहा अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल आई एग्जाम बी पे वेयर यू कैन प्रिपेयर 50% faster. So in the today's video we will be talking about the PFRDA phase 1 पेपर 2 के अकाउंट्स में कौन कौन से क्वेश्चन कवर हुए हैं। 2022 में जो अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था, पीएफआरडीए का एग्जाम हुआ था पेपर 2 में, उसमें अकाउंट्स के कितने क्वेश्चंस कवर थे, क्या उनका कौन से टॉपिक से कवर्ड थे, तो उससे आपको ये भी आइडिया रहेगा कि आपको फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अकाउंट्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जो 2022 में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो 100% है आपको, चाहे पीएफआरडीए का एग्जाम हो चाहे एसजेवीएन का एग्जाम हो, आपको 100% है कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट which is repayable on demand will be reported in cash flow statement as। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको क्या हम ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में दिखाएंगे या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखाएंगे। तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट इज शोन एज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट इन सर्टेन केसेस इट कैन बी शोन एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इस जो सिचुएशन में आंसर है वो ये है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह दिखाया जाएगा। क्यों? तो देखते हैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब यहाँ तो ऐसे आइटम विच आर in the liquid form or which can be converted into cash very quickly without any significant loss in its value within the period of 3 months। तो कैश में हम जनरली लेते हैं कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट, और जो कैश इक्विवेलेंट है उसमें हम लेते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर हाईली लिक्विड, जिनकी मैच्योरिटी 3 मंथ से कम है और जिनमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ वैल्यू रहता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम जनरली कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते। बाय डिफॉल्ट हम बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट लेते हैं। बट ध्यान से सुनना, बट इफ द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सेड दैट इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज रीपेबल ऑन डिमांड, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटिटीज कैश मैनेजमेंट सिस्टम, तो उस सिचुएशन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस अगर सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन था कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज रीपेबल ऑन डिमांड, इसलिए उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड टू रेशियोज। रेशियोज से 3 क्वेश्चंस आए थे। करंट रेशियो, हर बार क्वेश्चन मिलेगा करंट या क्विक रेशियो से रिलेटेड, उसमें वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है। करंट रेशियो क्विक रेशियो, इससे 100% क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो 2022 में भी करंट रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो से 3 क्वेश्चन आए थे। तो करंट रेशियो से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ जेकेएल लिमिटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इसमें कैश दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड पेबल्स गिवन है। तो बेसिकली वो आपसे ये जानना चाहता था कि क्या आपको इन्वेंट्री का पता है कि वो करंट रेशियो में आता है या फिर आप कंफ्यूज है, क्योंकि क्विक रेशियो होता तो हम इन्वेंट्री नहीं लेते, बट करंट रेशियो है इसलिए हम इन्वेंट्री भी लेंगे। तो यहाँ करंट एसेट हो जाएगी कैश एंड इन्वेंट्री, दैट इज 60,000 प्लस 40,000 1 लाख, एंड करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल दैट इज 36,000। तो ये हो गया हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 1 लाख अपॉन 36,000, 2.78, ये करंट रेशियो है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था डेट इक्विटी रेशियो का। सिंपल सा फॉर्मूला आता है डेट अपॉन इक्विटी। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डेट इक्विटी रेशियो। डेट दी है आपकी 1,64,000, इक्विटीज दी है 2 लाख की, तो हमारा सिंपल सा 1,64 अपॉन 2 लाख ही हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो 0.82। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तीनों ही रेशियो हर बार एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या है। ए कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 36,100। यहाँ पर गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,100। It raised 2,50,000 from 13% debentures. What is the interest coverage ratio? तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, EBIT इज नॉट गिवन, क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। सो वी विल कन्वर्ट दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू EBIT, हाउ, बाय एडिंग द इंटरेस्ट।
तो ईबीआईटी आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है कितना 2,50,000 का 13% इज द इंटरेस्ट, दैट इज 32,500 इज द इंटरेस्ट। ईबीआईटी हो जाएगा 36,100 प्लस 32,500, 68,600 विल बी ईबीआईटी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, दैट इज 68,600 अपॉन 32,500, 2.11 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। दो मेथड्स जनरली हम यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। क्वेश्चन था एन एसेट बॉट एट ₹10 लाख, हिस्टोरिकल कॉस्ट 10 लाख, was sold for ₹4 lakh after 3 years. What is the annual depreciation under straight line method? तो straight line method में हर साल depreciation का amount सेम रहता है। निकाला कैसे जाता है? It is the cost minus salvage value upon useful life। तो कॉस्ट जितने भी प्राइस पे हमने परचेज किया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। साल्वेज वैल्यू मतलब उसकी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ उसको हम मार्केट में कितने वैल्यू में बेच सकते हैं, दैट इज नॉन एज द साल्वेज वैल्यू। यूजफुल लाइफ मतलब हम बिजनेस में उसको कितने टाइम तक यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इट वॉज बॉट फॉर 10 लाख मतलब उसकी कॉस्ट थी 10 लाख की, सोल्ड फॉर 4 लाख मतलब उसकी साल्वेज वैल्यू हो गई 4 लाख की, आफ्टर 3 इयर्स मतलब उसकी यूजफुल लाइफ हो गई 3 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन सिंपली हो जाएगा 10 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो 6 लाख अपॉन 3 इट विल बी 2 लाख पर ईयर का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट लॉस ऑन रिवैल्यूड एसेट। इसमें हमारे दो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाते हैं, 16 जो हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उस लॉस को सबसे पहले हम कवर करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, उसमें कोई भी रिजर्व्स पड़े तो वहां से हम कवर अप कर लेंगे, एंड बाकी का जो लॉस बचा है दैट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों का रूल बोलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द रिवैल्यूड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेस एनी प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड ओनली एक्सेस इज चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट। इसको पूरा डिटेल में देखना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हो रहा है तो लॉस विल बी ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट, और गेन हो रहा है तो उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है और हमको गेन हो रहा है, तो हमें देखना है कि क्या पहले भी गेन था, तो सारा का सारा गेन मिलाकर हम ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर पहले लॉस था और अब गेन हुआ है तो सबसे पहले जो हमने लॉस पीएनएल में ट्रांसफर किया था उसको पूरा हम वापस कवर अप कर लेंगे और बाकी का जो गेन है वो ओसीआई में चला जाएगा। और अगर अब हमें रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है, सॉरी रिवैल्यूएशन में अब हमें लॉस हो रहा है, तो हमें देखना है क्या पहले भी लॉस था। अगर पहले भी लॉस था और आज भी लॉस है तो हम सारा लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर हमें सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है और पहले के टाइम पे लॉस था तो जितना लॉस था उसको तो हम पीएनएल से कवर अप करके बाकी का जो है वो हम ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से चलता है। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का रूल लगाना है या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का लगाना है, प्रीवियस ईयर में लॉस था कि गेन था, कैसे, इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन को वापस। यहाँ दिया है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन रिवैल्यूड एसेट, इट इज रिवैल्यूड एसेट, इट इज नॉट एट द कॉस्ट एसेट। अगर कॉस्ट पे होती तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता, बट दीज एसेट्स आर ऑलरेडी रिवैल्यूड, मतलब ये सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन है। और अब सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो पहले में हो सकता है प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है लॉस हुआ हो। तो हम लोगों को क्या करना होता है, अगर पहले के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट रहा है तो ओसीआई में जो भी बैलेंस है, सबसे पहला काम है ओसीआई का बैलेंस को हमें खत्म करना है उस लॉस से। अगर ओसीआई में का बैलेंस खत्म हो गया फिर भी और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर पीएनएल भी गिवन है, ओसीआई भी गिवन है, तो हमें पहले किस में ट्रांसफर करना है, पीएनएल में कि ओसीआई में। तो जो भी लॉस है सबसे पहले वो लॉस हम रिजर्व्स में से निकाल लेंगे अगर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला इसका आंसर रहेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डेटर्स एंड प्रोविजन। लास्ट क्वेश्चन जो था अकाउंटिंग से रिलेटेड कि कंपनी हैज ओपनिंग डेटर्स ऑफ 3 लाख
डाउटफुल प्रोविजन है 5% का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है 2% का। तो व्हाट इज द नेट बैलेंस ऑफ डेटर्स जो हम असेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों को सिक्वेंसिंग पता होनी चाहिए कि अगर आपको डेटर्स को बैलेंस शीट में शो करना है तो कौन सा अमाउंट कब माइनस होता है। तो डेटर्स में से सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद में जो अमाउंट बचता है उसमें हम माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्काउंट देंगे वो गुड डेटर्स को देंगे। जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, बिकॉज दे पेड अस ऑन टाइम। तो पहले हम जो डाउटफुल डेटर्स है, जो हमें पे नहीं करने वाले, उनको माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर हम लोग डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं। तो ओपनिंग डेटर्स 3 लाख है, उस पर सबसे पहले हम लोग 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल लेंगे। तो 3 लाख का 5% होता है 15,000। हमारे बाकी के डेटर्स बचे 2,85,000, जिनको हम 2% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऐसा हमने प्रोविजन बनाया। तो 2,85,000 का 2% हो जाएगा 5,700। तो नेट डेटर्स हो जाएंगे हमारे 3 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, माइनस 5,700 कर दो। सो द रिमेनिंग अमाउंट 2,79,300 इज द बैलेंस अमाउंट जो हमें एज अ डेटर्स शो करना है। So that's all for today. In the next video, we will be talking about what were the questions which were related to the costing. So thank you so much, students. Bye bye.